हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने थार का मरुस्थल है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा था और भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने 4 भागों में बांटा था राजस्थान को, जिसमें पहला हमने कंप्लीट कर लिया भाई, थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक ऐसा जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते थे तो वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया, और एक वो जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते थे वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। इन दोनों के बारे में अच्छे से हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। अभी आगे जो नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हमारा जो भौतिक प्रदेश आता है वो है अरावली। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिटेल से बात करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये डायग्राम देखना भाई, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला जो मैं पेन लगा रहा हूँ इसमें, ये है आपका अरावली प्रदेश। और ये पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं भाई, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के 2 भाग हो गए, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। और ये 4 भागों में बांटा था हमने। एक तो आपका हो गया घग्गर बेसिन, एक शेखावाटी बेसिन, और ये बीच में आपका है नागौर उच्च भूमि, और फिर लूणी बेसिन। और एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा वो तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, और अरावली प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इनको अलग करने वाली 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसको 2 भागों में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है, एक अर्ध शुष्क और एक शुष्क भाग में। ठीक है, आज हम अरावली की बात करने वाले, ये वाले की। और ये जो क्षेत्र वो 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य की वर्षा वाला क्षेत्र है भाई। ठीक है ना, तो पूरा पर्वतीय है पूरा का पूरा, तो इसके बारे में आज यहाँ पर हम बात करने वाले। स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए भाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की पूरी हम लंबाई की बात करें तो वो। अब क्वेश्चन बनता भाई, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में याद रख लेना 550 किलोमीटर राजस्थान में कुल लंबाई है। अब कई बार ये पूछ लेता है भाई, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? तो 80% भाग राजस्थान में ही है भाई। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में विस्तारित है। तो लंबाई से संबंधित जो फैक्ट है वो हमारा हो गया भाई 692 कुल लंबाई, राजस्थान में 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है? मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप से इसकी शुरुआत होती है। अरावली पर्वतमाला के स्थलीय भाग से, यानी कि ये तो जलीय भाग है, स्थलीय भाग से शुरुआत की बात करें तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से होती है भाई। खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत मानी जाती है। आप ये वाला तथ्य न याद रखें तो ये याद रख लेना गुजरात वाला, कि खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है भाई। रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वतमाला। और रायसीना हिल्स जो पहाड़ी दिल्ली में है ना, उस पहाड़ी के ऊपर भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, भारत का राष्ट्रपति भवन इसी पहाड़ी पे बना हुआ, रायसीना हिल्स के ऊपर। ओके, राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत वो राज्य की, राजस्थान की जब बात करते हैं, देखिए पहले तो भारत की दृष्टिकोण से बात की भाई, जलीय भूमि वगैरह में तो उसके अकॉर्डिंग तो मिनिकॉय द्वीप, लेकिन स्थल के भाग के अकॉर्डिंग बात करें तो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से शुरुआत होकर रायसीना हिल्स तक जाती है। राजस्थान के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला है, इसकी शुरुआत सिरोही जिले से होती है, और सिरोही से प्रारंभ होकर के सिंगाणा झुंझुनू तक ये विस्तारित है भाई। सिंगाणा झुंझुनू तक विस्तारित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं में बात करें तो यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भाग कौन कौन से हैं? राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो 50 सेंटीमीटर, यानी इस साइड में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा होगी, इस साइड में ज़्यादा होगी। यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है भाई। मरुस्थल इस साइड में ना, तो ये इधर न फैले, इसको रोकने का काम करती है। लेकिन इसमें 12 अंतराल पाए जाने के कारण, 12 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, लगभग 12 हैं भाई। और इसी कारण से मरुस्थल जो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं भाई, मरुस्थलीय
प्रदेश के अंतर्गत। इसके उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग अधिक चौड़ा है। जब हम अरावली की बात करते हैं तो ये नीचे की ओर सिरोही वाला भाग है ना, वो चौड़ा है, जबकि ऊपर वाला भाग पतला है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों का जल विभाजन करती है। देखिए कैसे, 1 मिनट जगह, हाँ यहाँ पर देखिए भाई, ये मान लीजिए हमारा जगह कम है, यहाँ पे बना लेते हैं भाई। ये हमारा राजस्थान है और ये अरावली है भाई, ठीक है ना। इसके इस साइड में जो भी नदियां बहती है वो तो आपके अरब सागर में, अरब सागर का भाग होती है भाई। इसके इस साइड में जो भी नदियां बहती है ना वो अरब सागर का भाग होती है, जबकि इस साइड में बहने वाली सभी की सभी नदियां कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये जल विभाजक के रूप में भी काम करती है भाई, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना भाई। पूर्व भाग में है अरावली के, वो तो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ होती है और अरब सागर में जाने वाली नदियाँ पश्चिमी भाग वाली हो जाएगी। तो यह पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, यानी कि जब मानसून आता है तो उसके समानांतर होती है भाई, और इस कारण से यहाँ पर वर्षा, पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये कुछ अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं जो आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए भाई, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूछे ना तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है, मतलब जहाँ से ये शुरुआत होती है सिरोही से और झुंझुनू की तरफ जाती है तो सिरोही में इसकी ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, और झुंझुनू की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऊंचाई इसकी कम मिलेगी और चौड़ाई भी कम मिलेगी। तो इसकी शुरुआत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और ऊंचाई की बात करें तो वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। अगर इसका उल्टा कर देंगे ना तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। आगे और विशेषताएं देखिए भाई, राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है भाई। जितने भी राजस्थान में अधिकांश नदियाँ होती है, चाहे वो बनास हो, लूणी हो, ये सभी ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि जो चंबल वगैरह नदी ये एमपी से चल करके आती है तो इनका उद्गम माही नदी है, ये भी एमपी से आती है। तो कहने का मतलब सभी नदियों का उद्गम है वो अरावली से नहीं होता है, अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट रूप है भाई, घिसावा रूप है, कहने का मतलब ये अक्षेपित हो चुकी है, अवशिष्ट रूप में स्थित है। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अपलेशियन पर्वत से की गई है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई। अरावली पर्वतमाला की उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की कौन सी पर्वतमाला से तुलना की गई है? अपलेशियन पर्वत से तुलना की गई, क्योंकि अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है भाई, ये टूटी फूटी है, लगातार नहीं है। अरावली पर्वतमाला वलन का उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित है, यहाँ पे ये क्षीण हो गई है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मतलब ना के बराबर है, तो ये वलन बन जाते हैं। ठीक है, तो सर्पिलाकार आकृति में ये व्यवस्थित है। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला की तुलना ऊंट की गर्दन के समान की भाई, ऊंट की गर्दन भी इस प्रकार से होती है ना ऐसे, तो उसी प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की प्रधानता होती है, इसलिए राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि खनिज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पूछे ना तो वो 930 हो जाएगी, अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 930 हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रख लेना भाई। आगे एक क्वेश्चन है भाई, कथन फर्स्ट कह रहा है अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। कारण कह रहा है अरावली पर्वतमाला राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न है, खंडित नहीं रूप से फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। भाई यहाँ पर ना ये दोनों ही सही हो जाएंगे, डी आपका राइट हो जाएगा, आर व ए व आर सही है, लेकिन इनकी व्याख्या वो सही नहीं करता भाई। आंशिक वगैरह ये एग्जाम में नहीं आते हैं, मैंने लिख दिया आंशिक नहीं होगा, सिर्फ व्याख्या नहीं करता, ये हो जाएगा भाई।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला में खनिजों की अधिकता होती है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है तथा इस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। ये पहले वाला पॉइंट बिल्कुल सही है भाई। दूसरे वाला भी सही है कि भी मानसून के समानांतर होने के कारण पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटेंस नहीं है, ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। इसका मतलब दोनों ही सही हैं पर सही व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कथन फेस्ट कह रहा है अरावली पर्वतमाला से राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। बिल्कुल सही है भाई। अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग मैदानी, पूर्व में मैदानी, जबकि पश्चिमी भाग मरुस्थलीय। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दोनों ही सही है। आगे देखिए और क्या विशेषता भाई, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रख लेना भाई, उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार पूछे तो वो झुंझुनू में हो जाएगा। ओके। अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्च स्तर जो है वो माउंट आबू, सबसे ऊंचा स्तर कहाँ है, माउंट आबू। और जबकि सबसे निम्न स्तर पूछे तो वो पुष्कर झील अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए भाई। राजस्थान का सबसे ऊंच स्तर पूछे तो वो माउंट आबू, अगर अरावली का पूछे तो भी माउंट आबू और राजस्थान का पूछे तो भी माउंट आबू। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है भाई, अगर अरावली का निम्नतम स्तर पूछे तो वो तो पुष्कर झील होगी, जबकि राजस्थान का निम्नतम स्तर पूछे तो वो सांबर झील हो जाएगी, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है भाई। अरावली पर्वतमाला इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो वो उत्तर की तरफ में पाई जाती है तो उनको उत्तरी अरावली पर्वतमाला, फिर बीच में पाई जाती है उसको मध्य अरावली पर्वतमाला, और नीचे पाई जाती है उसको दक्षिण अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई। ये हमारे राजस्थान का नक्शा मान लीजिए, ये आपकी अरावली हो गई भाई। ठीक है, अरावली। अब अरावली है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि 3 भाग बनाएंगे ना। ये अरावली हो गई भाई। ठीक है ना, तो अरावली के जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये तो आपका उत्तरी अरावली हो गया। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग है अजमेर वाला, ये आपका हो जाएगा भाई मध्य अरावली, और ये नीचे वाला भाग है ये आपका दक्षिणी अरावली हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिणी अरावली हो जाएगा। तो 3 भागों में बांटते हैं हम अरावली को, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। 3 भागों के बारे में हम पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर कंपैरिजन करके पढ़ते हैं जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए भाई, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 450 मीटर है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 550 या 500 मीटर, आपको दोनों ही मिल सकते हैं। और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ओके, प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, दक्षिण अरावली की कौन सी हैं, और मध्य अरावली की कौन सी और दक्षिण अरावली की कौन सी हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों में रघुनाथगढ़ आता है भाई, जो सीकर में पड़ता है, रघुनाथगढ़ सीकर में, और इसकी औसत ऊंचाई 1055 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, 1055 मीटर। खो है जो कि जयपुर में पड़ता है, इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है 920 मीटर है। बहरांच ये अलवर की चोटी है भाई, और इसकी ऊंचाई 792 मीटर है। बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, 786 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। बब्बाई ये नीम का थाना में पड़ता, पहले झुंझुनू में आया करता था भाई ये बब्बाई, अब नीम का थाना में है तो 780 मीटर है। बिलाली 774 मीटर है। मनोरपुरा थाना, मनोर थाना जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बैराठ जो है ये 704 मीटर कोटपुतली बैरोड में है। तो ये उत्तरी पर्वतमाला की कुछ चोटियां है जो आपको ध्यान में रखनी है। रघुनाथगढ़ सीकर है, खो है जयपुर, बहरांच अलवर, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण, बब्बाई नीम का थाना, बिलाली मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण, और बैराठ, और इनकी ऊंचाई भी याद रख लेना भाई। ज़्यादातर आपको एक तो रघुनाथगढ़ पूछता है, खोह पूछता है, बहरांच पूछता है, और ये बब्बाई कई बार पूछी गई है भाई। ठीक है ना, और एक लास्ट में बैराठ याद रख लेना। ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरूर याद रख लेना क्योंकि कई बार मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं तो मध्य अरावली में एक तो गोरमजी टोडगढ़,
ये ब्यावर में है भाई, पहले अजमेर में थी, वर्तमान में ब्यावर में है और इसकी ऊंचाई 934 मीटर है। तारागढ़ ये भी अजमेर में है और इसकी ऊंचाई 870, 872 या 873, ये तीनों ही में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, दक्षिण अरावली की बात करते हैं तो इनमें तो चोटियों की भरमार है भाई। दक्षिण अरावली में पहले आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ भाई, सिरोही के अंदर है और इसकी 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है भाई, 1492 मीटर। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर। अचलगढ़ ये सिरोही में है, 1380 मीटर है। आबूखंड सिरोही के अंदर है, 1295 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में कुंभलगढ़ 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर है। कमलनाथ ये उदयपुर में है, 1000 मीटर और सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर है। भाई एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ से मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है भाई, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर, शेर सिरोही में 1597 मीटर, दिलवाड़ा सिरोही में 1492 मीटर, जरगा उदयपुर में 1431 मीटर है। अचलगढ़ है ये सिरोही में है, 1380 मीटर। आबूखंड सिरोही में है, 1295 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है 1000 मीटर और सज्जनगढ़ उदयपुर में 938 मीटर। इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है भाई, याद रख लेना ये चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ट्रिक है भाई, दक्षिणी अरावली की जो चोटियाँ याद रखने के लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई, दक्षिणी अरावली के लिए एक ट्रिक क्या है, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, कुंभ ऋषि कमल सज्जन। बस ये याद रख लेना, आप याद हो जाएंगे। जैसे गुरु से गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर सिरोही में। शेर से सिरोही हो जाएगा 1597 मीटर, ये भी आपकी सिरोही में है। दिल से दिलवाड़ा ये भी आपकी सिरोही में 1442 मीटर है भाई। और फिर यहाँ पर जरा से आपका जरगा हो जाएगा उदयपुर में 1431 मीटर है। आशा, आशा में दो, देखिए आ से अचलगढ़ हो जाएगा 1380 मीटर और सा से आ से दो हो जाएंगे भाई। आ से एक तो अचलगढ़ हो जाएगा, एक आ से आबूखंड हो जाएगा, ये 1295 मीटर है। कुंभ से कुंभलगढ़ हो जाएगा 1224 मीटर। ऋषि से ऋषिकेश हो जाएगा 1017 मीटर। कमल से कमलनाथ 1000 मीटर और सज्जन से सज्जनगढ़ 938 मीटर। ये दक्षिणी अरावली बहुत बार पूछी जाती है भाई, याद रख लेना ये। ठीक है, आगे पहले हम उत्तरी अरावली की बात करते हैं, उत्तरी अरावली को पढ़ते हैं भाई। ठीक है, एक बार इसका वर्गीकरण देख लीजिए भाई, थोड़ा सा साथ साथ में वर्गीकरण हो जाएगा और उत्तरी अरावली की भी बात कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम छोटा सा कर देते हैं। ओके, देखना भाई उत्तरी अरावली एक बार देखिए, ये तो आपकी दक्षिणी अरावली है नीचे की तरफ, ये बीच में मध्य अरावली है और ये उत्तरी अरावली है। ठीक है, अगर इधर हम बात करें तो ये आपका बनास पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, जो आबूखंड है यहाँ पर। ये ऐसे है भाई, ये ऐसे साइड में दिखा दिया लेकिन ये इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर साबरमती नदी है, ये सोम नदी है, ये सभी दिखाए गए हैं दक्षिण अरावली के संबंधित। ये देवगढ़ राजसमंद में ये मेवाड़ का पठार, बोराट का पठार है और ये यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है भाई। ठीक है, ये मध्य अरावली। उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं हम, इधर सांबर क्षेत्र है, ये सिंगाना आ गया। उत्तरी अरावली में देखिए शेखावाटी की पहाड़ियाँ आती है, रिंग्स की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है, श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली में आती है, तोरावाटी की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है, मालखेत की पहाड़ियाँ वो उत्तरी अरावली में आती है। तो इन पहाड़ियों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले उत्तरी अरावली के अंतर्गत। देखिए भाई आगे हम बात करते हैं। यह है सांबर बेसिन से सिंगाना तक फैली हुई है भाई। उत्तरी अरावली की पहाड़ियों की बात करें, सांबर बेसिन से सिंगाना तक, इसमें निम्न पहाड़ियाँ आती है। जैसे यहाँ पर देखा ना हमने, ये रहा सांबर बेसिन, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इसमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ आती है जो कि सीकर में है। रिंग्स की पहाड़ियाँ ये भी सीकर में है भाई। तोरावाटी की पहाड़ियाँ ये भी सीकर में है। मालखेत की पहाड़ियाँ भी सीकर में है। और श्री माधोपुर है ना, ये पहले सीकर में हुआ करती थी, अब नीम का थाना में हो गई थी। उत्तरी अरावली की बात करें तो इसमें किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो उत्तरी अरावली की पर्वतमाला में क्वार्टजाइट और फाइलाइट्स, इस प्रकार की चट्टानें मिलती। क्वार्टजाइट और फाइलाइट्स नामक चट्टानें आपको देखने को मिलती है। इसमें क्रास्का व काकनवाड़ी पठार भी स्थित है भाई। उत्तरी अरावली में क्रास्का व काकनवाड़ी पठार भी स्थित हैं।
तो इन पहाड़ियों के नाम याद रख लेना। चोटियाँ मैंने आपको पहले ही बता दी उत्तरी अरावली की, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, चोटियों से बनेगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब मध्य अरावली की बात करते हैं। इसका विस्तार सांबर बेसिन से पश्चिम से देवगढ़ तक फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ना, ये रहा भाई। चोटियाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं। देखिए ये रहा सांबर बेसिन, यहाँ से ये रहा देवगढ़, इस देवगढ़ तक ये जो भाग है ये आपका कौन सा है, मध्य अरावली का भाग है। इसमें मेरवाड़ की पहाड़ियाँ आती है, मेवाड़ तथा मारवाड़ को अलग करती है। ये मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ आती है ना, वो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। देख सकते हैं मेरवाड़ा की मैंने दिखाई है, यहाँ पर नहीं दिखाई क्या, ये रही, ये जो यहाँ पर पहाड़ियाँ, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो ये तो मेवाड़ है इधर और ये मारवाड़ है, इनको अलग करती है भाई। इनका विस्तार है वो अजमेर, ब्यावर, राजसमंद तक है भाई। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तार अजमेर, ब्यावर, राजसमंद तक है। यह अरावली का सबसे संकरा भाग माना जाता है, मतलब सबसे पतला भाग है अरावली का। मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल मिलते हैं। मध्य अरावली में दर्रे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पाली है, अजमेर है, इनमें दर्रे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब दक्षिणी अरावली की बात कर लेते हैं। इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो मेवाड़ का पठार, एक आबू खंड। मेवाड़ के पठार की बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र, नदियों का बहाव समानांतर व दक्षिणावर्त है। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो समानांतर व दक्षिणावर्त है। इसी मेवाड़ के पठार से भारत तथा राजस्थान की जल विभाजक रेखा दक्षिण से शुरू होकर के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। इसी पठार से उसका रास्ता तय होता है भाई। बोराट का पठार भी जल विभाजक का कार्य करता। पठार आगे पढ़ेंगे तो उसमें इनकी डिटेल से बात करेंगे। लसाड़िया का पठार जो कि सलूम्बर में है, वर्तमान में सलूम्बर जिले में भाई। और मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा इसी के ऊपर है। मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी है ना जरगा, वो इसी पे है, लसाड़िया के पठार पे ही है। आबू खंड सिरोही में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है भाई। दो पठार है, एक तो मेवाड़ का पठार, एक आबू खंड। और मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी का है जरगा। आबू खंड सिरोही में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर हो जाएगी। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा भाई। ये उपनाम है, कई बार पूछा गया है। यह पठार 19 किलोमीटर लंबा तथा 8 किलोमीटर चौड़ा। जो हम आबू के पठार की बात कर रहे हैं तो वो 19 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी, 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस पठार पर नन रोक व टोड रोक आकृति की चट्टानें हैं। नन रोक व टोड रोक आकृति की चट्टानें भाई, पूछा जा चुका है ये। और इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार भी इसी के ऊपर है, जो सबसे ऊंचा पठार है भाई राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, वो इसी आबू खंड के ऊपर है सिरोही में। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख पठार व पहाड़ियों की बात करते हैं जो फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम बोराट के पठार की बात करें तो ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तारित। तो गोगुंदा पड़ता है भाई उदयपुर में और कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद में। तो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक विस्तारित है। भोमट के पठार की बात करें तो भोमट का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में विस्तारित है, 3 जिलों में। भाकर, सिरोही में उबड़ खाबड़ क्षेत्र को भाकर कहा जाता है। सिरोही के अंदर जो पहाड़ियों का उबड़ खाबड़ क्षेत्र है ना, उसको भाकर कहते हैं। देशहरो, ये उदयपुर में है। जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, पानी वगैरह आने से हरा भरा रहता है, तो इसको देशहरो कहते हैं, जो उदयपुर में है। गिरवा की पहाड़ियाँ, ये उदयपुर में भाई, इसको पहाड़ों की मेखला भी कहते हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर में जो पहाड़ियाँ ना, उनको गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं और ये मेखला कहा जाता है इनको। 56 का पर्वत ये उदयपुर में है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ पर्वत पूछे तो उदयपुर में, 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो बालोतरा में हो जाएगी। ओके। बीछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ ये उदयपुर में भाई, बीछा मेढ़ा की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ी ये प्रतापगढ़ में है। बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी ये राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी है, दिवेर की, इनसे नदियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है भाई। बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी। आगे देखिए सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत जो है 869 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। रोजा बाकर की ऊंचाई 730 मीटर है। इसराना बाकर 839 मीटर है। झारोला भाकर ये 588 मीटर है। और ये जो सभी है ना, ये आपके जालोर में है भाई, ये सभी जालोर में है। सुंडा पर्वत, रोजा बाकर, इसराना बाकर, जारोल बाकर। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ है, ये भी जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। गोरिया पहाड़ी पाली में है। बीजासन पर्वत ये भीलवाड़ा में है। नाग पहाड़ी की बात करें तो अजमेर में। रत्नागिरी पहाड़ी भी अजमेर में है।
ऊपरमाल का पठार अगर पूछे तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। धोराजी का पठार भी चित्तौड़गढ़ में है। पीडमांड का पठार पूछे तो राजसमंद में है भाई, पीडमांड का पठार। नानी शिरडी पहाड़ी पाली में है। सारण पर्वत पाली में है। टोडगढ़ पहाड़ी पूछे तो ब्यावर में है भाई, पहले अजमेर में थी, वर्तमान में ब्यावर में। देवगिरी पर्वत ये दौसा में है। जालाना पहाड़ी, मोती डूंगरी पहाड़ी, गणेश डूंगरी। जालाना पहाड़ी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी नाम से पता चल रहा होगा। मोती डूंगरी कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। बैराट की पहाड़ी पहले जयपुर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है। हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ और उदयनाथ की पहाड़ी ये अलवर में भाई। अगर हर्ष पर्वत पूछे ना, हर्ष की पहाड़ी या हर्ष पर्वत पूछे पहाड़ी, तब तो आपका सीकर हो जाएगा, लेकिन हर्षनाथ की पहाड़ी पूछे तो अलवर में होगी। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में है। तो ये कुछ पहाड़ी एवं कुछ इंपॉर्टेंट पठार है, उनके बारे में बता दिया भाई कहाँ कहाँ है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख दर्रों की और नाल की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी दर्रे कहाँ पर है, कौन सी नाल कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाई। सबसे पहले पाली में कौन कौन सी दर्रे हैं भाई? पगलिया या जिलवाड़ा की नाल अगर पूछे तो वो पाली में है। देसुरु की नाल ये भी पाली में है, और सोमेश्वर की नाल भी पाली में है। तो पाली में आपको 3 नाल याद रखनी है, पगलिया या जिलवाड़ा, देसुरी नाल और सोमेश्वर की नाल। ब्यावर में पूछे तो आपका बर्र दर्रा हो जाएगा, पाखेरिया दर्रा, सूरा घाट दर्रा, शिवपुरी दर्रा। ये पहले अजमेर में हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में आपकी ब्यावर में है ये, जो कि वर्तमान में एक नया जिला बनाया गया है। राजसमंद में आपका गोरम घाट दर्रा, खामली घाट दर्रा। तो गोरम घाट दर्रा और खामली घाट दर्रा ये राजसमंद में है। फुलवारी की नाल की बात करें तो फुलवारी की नाल उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी नाल मानी जाती है ये फुलवारी की नाल, राजस्थान की सबसे बड़ी नाल। हल्दी घाटी की नाल जो राजसमंद में है, इसमें चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण हल्दी जैसा रंग होता है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था भाई। तो ये कुछ नाल या दर्रे हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। अरावली पर्वतमाला है वो कौन कौन से जिलों से या कौन कौन से जिलों में फैली हुई है भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें उदयपुर, सिरोही ये तो प्रमुख हैं। इसके अलावा डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, ये जिले आप काउंट कर लेना भाई कितने हैं, और काउंट करके बताना। इतने जिलों में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है भाई। ठीक है, तो ये अरावली प्रदेश है ना आपका, यहाँ पे कंप्लीट होता है अरावली भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वी मैदान की बात करने वाले हैं। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बच गए ना, जैसे पठार वगैरह है तो इनकी ऊंचाई वगैरह नहीं आई, तो ये हम अलग से देखेंगे भाई। ठीक है ना, इनको पठार वगैरह इनको हम अलग से पढ़ेंगे। कुछ जो पॉइंट रह जाते हैं टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ आएगी। आज के लिए इतना ही भाई, धन्यवाद, थैंक यू।